Good morning to everyone. Good morning, all class 10th students, and welcome to 100% Academy. Today is a lecture 3 on chapter electricity, and this is the last lecture of this chapter in which we will cover the rest of the topic like electric circuits, resistance, combination of resistance, heating effects of electric current, electric power. Okay, so this is going to be very important session for you guys. So कहीं पे भी नहीं जाना है क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी. ओके, तो ये चैप्टर का लास्ट है. बट न्यूमेरिकल स्पेशली मैं आपको बता दूं कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल शो यू द इम्पॉर्टेंट टॉप 50 इम्पॉर्टेंट 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने एक पीडीएफ आपके लिए रेडी करी हुई है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है. सो आप पूरे सेशन पे बने रहना. लास्ट में आई विल शो यू द पीडीएफ. सो कहीं नहीं जाना है. स्टार्ट करते हैं विद दिस लेक्चर 3. ओके, सो इन दिस चैप्टर basically the next topic is the electric circuit. This is the circuit of the television. You can see this is the circuit of the television. ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, कौन से कंपोनेंट्स है. इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं. बट जब आपको इसका सिंबल्स बनाना आएगा, क्योंकि बेसिकली जब हम सर्किट बनाते हैं ना तो we have to make the symbols of the circuit, right? So symbols क्या होते हैं, इनके symbols इसमें जो आपके resistors भी लगे हुए हैं, वायर भी लगे हुए हैं, की एंड प्लग भी है. बट अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेक ड्राइंग ऑफ सर्किट इजी, लेट्स लर्न इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, राइट? सो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं और सर्किट बनाना चाहते हैं तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सर्किट सिंबल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, सो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स. तो फर्स्ट सिंबल फॉर, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हम लोग सर्किट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वी नीड अ सेल. सो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल. यू कैन सी हियर एंड सेल, राइट? Cell, battery. How to represent the battery? The combination of cell is called battery. So you can see here, this is the battery, this is the battery, this is the cell. And now some symbols we are showing here. So आप क्या कर सकते हो, इसका screenshot ले सकते हो. After this session you can ask the PDF or the PPT of this session, or you can also draw parallelly with this slide. Okay, so this is the close switch, on and off, you on and off, right? Resistor, this is the real picture of the resistor and this is the symbol of resistance you will use for making the resistors, right? It's a zigzag line after yeah. So basically resistors जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं बेटा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. रेजिस्टेंस हमें पता हुआ था, रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्ट द करंट. रेजिस्टर्स आर द डिवाइस जो हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट में. रेजिस्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, या बोल सकते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर्स, राइट? रेजिस्टर्स में मैंने आपको बताया वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो दो तरीके के होते हैं. सबसे पहले आपको ये समझना है कि वेरिएबल रेजिस्टर्स कौन से होते हैं जो आप वेरिएट करते हो, जस्ट लाइक अ रेगुलेटर. आपने अपने घर में रेगुलेटर देखा होगा, फैन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर लगा होता है. दैट रेगुलेटर इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट? जो हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं मैन्युअली, इट्स कॉल्ड वेरिएबल. इट्स नॉट फिक्स. बट कुछ चीज़ें जो हमारे घर के अप्लायंसेस में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उनको वेरिएट नहीं कर सकते, राइट? सो वेरिएबल रेजिस्टर्स आर द कॉल्ड रियोस्टेट. रियोस्टेट, ये दिस इज द व्हाट, रेगुलेटर, राइट? जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर में. सो दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यू कैन सी हियर कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि करंट को मेजर करने के वी यूज एमीटर, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, एंड करंट को, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए वी यूज गैल्वेनोमीटर.
So this is the symbol of ammeter, this is the symbol of voltmeter, and this is the symbol of galvanometer. Okay. Alright, so these are the symbols. Now next is wire. We use wire for the wire joint, or for making the circuit we need a wire, right? So this is the wire joint. This is the real picture of the wire joint. Wire joint को हम लोग कैसे draw करेंगे? One line and another line joint कर. This is the wire crossing. जब हमें wire crossing को circuit में show कराना होगा, this is the real picture of the wire crossing कि यहाँ पर आपका red and black wire दो एक दूसरे को cross कर रहे हैं, तो हमें wire joint और wire crossing को कैसे draw करना होगा symbol में, symbol wise. So this is the representation you can see here. Now this is the bulb. Okay, these are the real picture and these are the symbols, and ये आपका explanation है कि हम लोग किस चीज़ के लिए draw कर रहे हैं, right? So now symbols हमने पढ़ लिए, wire joint, resistors, variable resistors, key, switch, है ना? So अब आपका एक छोटा सा टेस्ट टाइम लेते हैं जिसमें आपको बताना होगा, आपको ड्रॉ करना होगा ये सारे कंपोनेंट्स जो अभी हमने डिस्कस करे थे. You have 30 seconds right now, so draw the symbols of these. Okay, I know you all know the very you have clear कि सेल को कैसे ड्रॉ करते हैं या फिर रेजिस्टेंस को कैसे, बैटरी. सो ये आपका एक छोटा सा क्विक टेस्टिंग है स्लाइड जिसमें आपको अपनी कॉपी में इन सारी चीज़ों को ड्रॉ करना है. आई होप आप सब इनको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो. नीट एंड क्लीन सिंबल्स बहुत ज़रूरी हैं. ओके, सो अगर आपने ड्रॉ कर लिया है, सो नाउ इट्स टाइम टू चेकिंग. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. राइट, प्लग की, टैप की, वायर जॉइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब. जिस भी बच्चे ने गलत कर दिया है या सही भी किया है, सो यू कैन चेक अगेन फ्रॉम दिस स्लाइड कि मैम ने जो हमें सिंबल्स बताए थे, क्या ये सारे सिंबल्स इस स्लाइड से मैच कर रहे हैं. सारे सिंबल्स आप ठीक से देख लेना, क्योंकि सर्किट डायग्राम इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक सिंबल्स. विद द सिंबल्स यू कैन ओनली मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट. आपको रियल पिक्चर्स वाली चीज़ों को नहीं ड्रॉ करना होगा. इलेक्ट्रिक सिंबल्स की हेल्प से ही यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. दीज आर द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर. क्या अब आपको देखना है कि कुछ जो चीज़ें हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. while connecting cells to each other, always connected unlike terminals. You can see here these are the unlike terminals. जब भी आपको सेल से बैटरी बनानी है तो बैटरी बनाने के लिए we have to connect the unlike terminals. means पॉजिटिव को निगेटिव से ही कनेक्ट करना है, पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव को नहीं कनेक्ट करना है. ओके, सो दिस इज द केस. unlike terminals को ही you have to represent. Now what is this? I'll show you what is this. क्या हो रहा है यहाँ पे. This is the symbol of ammeter, this is the symbol of voltmeter. बेटा ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है. एमीटर हो, वोल्टमीटर हो, करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव होती है. तो these are the symbols when we use to making the circuit. Always put the sign like this is the positive terminal, this is the negative terminal. पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ से करंट इंटर कर रही है इसको हम पॉजिटिव हमेशा शो करेंगे, और जहाँ से करंट एग्जिट ले रही है दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर कि फॉर डिवाइसेस लाइक एमीटर और वोल्टमीटर द साइड फ्रॉम विच करंट इंटर इज पॉजिटिव एंड एग्जिट जहाँ से करती है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको ध्यान देने थे. नाउ वन मोर थिंग यू कैन सी हियर, राइट. दिस इज द एमीटर, दिस इज द बैटरी और सेल. द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड.
तो आपने यहाँ पर क्या देख रहे हो कि करंट कहाँ से, ये तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहाँ से गई यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो आपको पॉजिटिव किधर बनाना है, ये हमेशा नहीं होगा कि आपको लेफ्ट साइड में ही पॉजिटिव बनाना है और राइट साइड में निगेटिव बनाना है, नहीं, ऑलवेज see the direction of the current, current कहाँ से enter कर रही है, from this direction, so this is the positive, this is the negative, as the current in this is flowing from this point to this, तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, this is positive. And one more thing, ammeter is always connected series in the cell, सीरीज सर्किट में एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एमीटर को वी ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज, ठीक है। सीरीज मतलब जहाँ से करंट फ्लो हो रही है उसके आगे लगा दो तो हमें प्रॉपर करंट का फ्लो पता चलता रहे। अभी एमीटर के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एमीटर, व्हाई वी यूज़ एमीटर, और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है या लो। आप सोचो, एमीटर हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, करंट को फ्लो कराने के लिए, राइट। रेजिस्टेंस का काम है करंट को फ्लो ना होने देना, तो हमें एमीटर में रेजिस्टेंस हाई रखना चाहिए या लो। सोचो, करंट को फ्लो कराने देना है ना, करंट को रोकना तो नहीं है, तो जब करंट को फ्लो होने देना है तो हमें अपना रेजिस्टेंस क्या रखना चाहिए, हाई, राइट। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो होगी या कम। आपने रेजिस्टेंस को करंट क्या करना है, करंट को रेजिस्टेंस हमें हाई करना होगा या लो, आपको रेजिस्टेंस को लो रखना होगा। अगर आप रेजिस्टेंस को हाई कर दोगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगी ना बेटा। रेजिस्टेंस जितना लो होगा, जितना मिनिमम होगा, लो का मतलब आप समझ लो कि जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, तो अगर रेजिस्टेंस जीरो रखोगे तो करंट आपकी मैक्सिमम फ्लो होगी। अगर आप रेजिस्टेंस हाई कर दोगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को रोकना। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ही हाई होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, V इज इक्वल टू आई आर में R इज इक्वल टू V बाय आई, आई और R का इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, सो द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लो, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया था। ओके, तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। So it's allow almost all the current, so it does not disturb the current as well as the measure the current, right, ध्यान रखना है बेटा। So this is the again the circuit। अब हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखते हैं या लो रखते हैं, वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर होता क्या है। सो यू कैन सी हियर, ये हमने करंट को फ्लो होने दिया, करंट में फ्लो सर्किट में हमने एमीटर लगाया जस्ट टू चेक कि करंट प्रॉपर फ्लो हो रही है या नहीं, राइट, इसलिए हमेशा करंट एमीटर को हम सीरीज में करंट करते हैं। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल विद द सर्किट, यानी कि ये जो जोन है जिससे हमारी करंट फ्लो हो रही है, इस जोन में हमारी करंट नहीं जाने देना है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, टू चेक द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करना है, तो हम लोग पोटेंशियल वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। अब इसमें करंट नहीं जाने देना है, सो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। एमीटर में हमें करंट को पास होने देना है, इसलिए रेजिस्टेंस को कम रखेंगे। वोल्ट मीटर में हमें करंट को पास नहीं होने देना है, इसलिए रेजिस्टेंस हाई रखेंगे। ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। सो दिस इज द सीन, यू कैन सी हियर, एज करंट इज डिवाइडेड, व्हेन करंट डिवाइड हो रही है, करंट यहाँ से आई, हमने स्विच ऑन किया, करंट गई, इट इज़ डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। तो जब करंट डिवाइड हो रही होती है बेटा, तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल विद द सर्किट। सो यू कैन सी हियर, इट इज़ मेड ऑफ अ मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मैंने बताया कि वोल्ट मीटर में करंट को पास नहीं होने देना, इसलिए हम इसका रेजिस्टेंस बढ़ा के रखेंगे, दैट मीन्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। एमीटर में हमें करंट को फ्लो होने देना है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस जीरो रखेंगे। द करंट इज अलाउ इज नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट जीरो। आई होप ये क्लियर हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि एमीटर क्या है, एमीटर कैसे यूज़ किया जाता है, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, या वोल्ट मीटर को सिमिलर।
तो अब हम एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे। जैसे यहाँ पे फिर पूछा गया हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द सर्किट, सेम क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद द पैरेलल टू द सर्किट एंड ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स। व्हाट हैपेंस इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल, अगर हम एमीटर को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, सोचो। अगर हम एमीटर को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस जो होगा उस सर्किट का डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि जो हमारी करंट हमारी जो पास हो रही है एमीटर की, जो पास एमीटर से जो हमारी करंट पास हो रही है वो उस एमीटर को बर्न कर देगी, इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो हमारी करंट पैरेलल फ्लो करने लगी एंड विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हम वोल्टमीटर में कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो हमारा क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट ऑफ द सर्किट बिकम्स हाई, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाई। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाई, तो करंट उससे पास ही नहीं होगी, राइट, देयर इज ए कंसीडर्ड अ फॉल इन द सर्किट करंट, राइट। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, यस। The voltmeter will not give the correct reading of the potential difference, अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारी करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, तो करंट का क्या हो जाएगी, करंट फॉल डाउन हो जाएगी। सो नेक्स्ट, so now how many mistakes can you find the diagram, so you can see, देखो सर्किट हमने पढ़ लिया, सर्किट में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल को कैसे शो करते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर में पॉजिटिव टर्मिनल, सो दिस इज अ इनकरेक्ट डायग्राम। अब आपको फाइंड करना है कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। सो फर्स्ट थिंग यू कैन सी हियर, दिस इज द सेल, बैटरी में क्या होता है, दिस वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव टर्मिनल। सो फर्स्ट थिंग आप यहीं से देख रहे हो कि जो हमारा सर्किट शुरू हुआ है तो ये गलत है, दिस इज नॉट अ बैटरी एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, सीरीज में हमारा वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया गया, पैरेलली एमीटर कनेक्ट कर दिया गया है, राइट, दिस इज नॉट द करेक्ट सिंबल ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये जो मिस्टेक है इसको अब करेक्ट करना बनता है, राइट। सो नाउ करेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारी बैटरी का सिंबल है, दिस इज द बैटरी सिंबल। नाउ वोल्टमीटर को हमें एमीटर से कन्वर्ट करना होगा एंड एमीटर को वोल्टमीटर से कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। एंड वन मोर थिंग, पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन ऑफ current is important and always draw the symbol of resistors like this, the zigzag line, okay. Voltmeter is connected parallel with the resistors and ammeter is in series, you can see here. So ये छोटी सी मिस्टेक थी और वो हमने सही कर दी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज द रेजिस्टर्स, कैसे और कितने टाइप्स के हैं और उनको कैसे हम कनेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। वेरिएबल कांस्टेंट मतलब जो फिक्स होते हैं, जिनको मैन्युअली हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होती है उनकी वैल्यूज। और वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, लाइक अपना रेगुलेटर जो हम रेगुलेट कर सकते हैं मैनुअली, रेजिस्टर्स हो गए। रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है सर्किट में, हम कैसे कैसे उनको अरेंज कर सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। यू कैन सी हियर दिस इज द सीरीज एंड द पैरेलल। सीरीज का मतलब हुआ वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे का लाइक हैंड पकड़ा, वन एक दूसरे का ऐसे लाइक 1 and 2, सो वन आफ्टर द अदर, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर्स को हम लोग अगर 1 to 1 ऐसे 1 2 3 ऐसे ज्वाइन करते हैं, दिस इज द सीरीज combination. What about the parallel? Parallel combination you can see here, this is the between the two common points, दो common points होंगे, यही तीन रेजिस्टर्स के दो common points होंगे। अभी क्या है यहाँ पे 1 2 3 common points है, ओके। तो ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब वन आफ्टर द अदर, parallel combination between two common points. So this is the parallel combination and this is the series combination. एक चीज ध्यान रखना, when resistors are connected in series, same current will flow. In series combination, same current will flow.
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, करंट हमारी स्प्लिट कर जाती है। जैसे मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया, करंट यहाँ तक गई, बट यहाँ जाने के बाद उसके पास कितने पाथ्स हैं, देयर आर 3 वेज, 1 2 3, राइट। तो करंट विल स्प्लिट इनटू 3 पाथ्स। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट विल स्प्लिट, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लो होगी, यहाँ पे डिफरेंट करंट फ्लो होती है। ओके, सो यू कैन सी हियर करंट डिवाइडेड बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। यस, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, सीरीज में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल यूज करते हैं, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिफरेंट हो जाती है, करंट स्प्लिट हो जाती है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम। ध्यान दिया आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट स्प्लिट हो जाती है और पोटेंशियल सेम होता है। तो V और I का जो रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेशन करोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ, जो चीज़ें स्प्लिट हो रही हैं हमें वहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करना है, राइट। Again there is a lack. Okay, now the derivation time. आपने देखा इससे पहले स्लाइड में डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, दो ही डेरिवेशन है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और बहुत ही इजी है ये। बच्चे इससे डरते हैं, बट मैं बताऊं ये इस चैप्टर के सबसे इजी टॉपिक है, जिसको आपने बस रट लेना है ये स्टेप्स, और आपको क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है डेरिवेशन को तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे विद दिस आपको बताने जा रही हूँ। सो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, आपको क्या करना है, एक परफेक्ट नीट एंड क्लीन डायग्राम सबसे पहले राइट साइड में ड्रॉ करना है। लाइक ऑलवेज टेक 3 रेजिस्टर्स, हमने यहाँ पे लिया है R1 R2 R3, दीज आर द 3 रेजिस्टर्स। एक हमने सर्किट ड्रॉ किया, एमीटर लगा दिया, बैटरी लगा दी। यस, ऑलवेज रिप्रेजेंट दीज रेजिस्टर सिंबल्स को, R1 R2 R3 लिख दिया, करंट फ्लो करा दी। जैसे जैसे बता रहे हो ना वैसे ही आपको करना है, ध्यान रखना। दीज आर द पोटेंशियल, जो हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का, पावर का, वो आप शो कर रहे हो कि ये 3 पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। करंट तो सेम हो रही है, लेकिन सब अलग अलग अप्लायंसेस की पोटेंशियल अलग अलग है, V1 V2 V3, करेक्ट। ध्यान से सुना आपने, मैंने क्या बोला था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट हमेशा सेम फ्लो करती है, पोटेंशियल आपका डिफरेंट हो जाता है, पोटेंशियल V की वैल्यू डिवाइड होगी। मतलब यहाँ पे हमारी क्या चीज़ स्प्लिट होती है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो मेन सोर्स है पोटेंशियल वो स्प्लिट हो रहा है 3 पार्ट में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट स्प्लिट होगी, सीरीज में पोटेंशियल स्प्लिट होती है। तो जो चीज़ स्प्लिट हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सर्किट में, हमें डेरिवेशन वहीं से स्टार्ट करना है। ओके, ध्यान दिया आपने, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पोटेंशियल डिवाइड हो रही है 3 पार्ट में। ये मेन आपने पोटेंशियल वोल्टमीटर लगा दिया। अब आपने बताया जो मेन सोर्स है बैटरी, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, V1 V2 V3, राइट। तो हमारा जो डेरिवेशन स्टार्ट होगा, जो चीज़ डिवाइड होती है वहीं से स्टार्ट करना। क्या डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल कितने पार्ट में, V1 V2 V3, तीनों को इक्वेशन दे दिया, क्योंकि V हमारी टोटल पोटेंशियल थी और वो 3 पार्ट में स्प्लिट हुई, V1 + V2 V3, राइट। अब आपको इंडिविजुअली इन सब के लिए बाय ओम्स लॉ, क्या होता है ओम्स लॉ, V = IR, तीनों अप्लायंसेस के लिए तीनों कंपोनेंट्स आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। V1 = IR1, V2 = IR2, क्योंकि करंट सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस डिफरेंस है, ठीक है, हमने लिख दिया। जो मेन रेजिस्टेंस है वो भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अभी आप देखोगे, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली। अब हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन पे पुट कर देंगे। व्हेन यू पुट दीज इक्वेशंस, चूँकि I कॉमन था इसलिए हमारी जो इक्वेशन आई रेजिस्टेंस इन सीरीज की, वो क्या आई, R1 + R2 + R3, यानी कि व्हेन वी आर कनेक्टेड रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो हमारी रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि हमें सारे रेजिस्टेंस को ऐड करना होता है। तो इसको हम लोग R max भी बोलते हैं। R max मतलब
तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा इन सब का ऐड करके आएगा। अगर हम इस तरह से 3 ना करके 4, 5 n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे देन वी यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सीरीज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो अगर पूछा जाए पैरेलल और सीरीज में रेजिस्टेंस किस में मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो हम बोलेंगे आर मैक्स इज इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, ओके। नाउ अब हमें ड्राइव करना है सीरीज का, मैंने बताया था करंट सेम फ्लो होती है, पोटेंशियल स्प्लिट होती है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, हमें इक्वेशन वहां से स्टार्ट करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट स्प्लिट हो रही होगी तो वी हैव टू स्टार्ट द फॉर्मूला, स्टार्ट द डेरिवेशन बाय स्प्लिटिंग द करंट, ओके। नाउ अगेन ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम। बार बार एमीटर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे आप लगा सकते हो। एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि करंट जो है वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो रही है, दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल सेम रहता है, ओके। सो मटेरियल हैविंग इनफिनाइट रेजिस्टेंस, चूंकि हमें यहाँ पे करंट पास नहीं होने देना इसलिए रेजिस्टेंस को हाई रखना है, ओके। तो क्या चीज़ स्प्लिट हो रही है, करंट, हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। सीरीज में हम पोटेंशियल से स्टार्ट कर रहे थे, इसमें हमें करंट से स्टार्ट करना है। करंट हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। अगेन सेम चीज़ आपको करनी है डेरिवेशन में, बस कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे पोटेंशियल स्प्लिट हो रहा है, हमें पोटेंशियल से डेरिवेशन स्टार्ट करना। यहाँ पे करंट स्प्लिट हो रही है तो हमें करंट से डेरिवेशन स्टार्ट करना, I1 + I2 R3। अगेन सेम चीज़, चूंकि I के टर्म्स में इक्वेशन है तो हमें ओम्स लॉ में बाकी वैल्यूज़ को भी I के टर्म्स में लेके आना है। I = पोटेंशियल सेम है, करंट स्प्लिट हो रही है एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट है, ओके। सारी वैल्यूज़ हमने उठाई और उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। चूंकि V कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब मिनिमम रेजिस्टेंस हमें सर्किट में चाहिए होता है तो हम लोग रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे होता कौन सा अच्छा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस सर्किट में चाहिए या मिनिमम चाहिए, आप बताइए। मिनिमम चाहिए, मिनिमम के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, मैक्सिमम के लिए सीरीज। तो सर्किट में करंट फ्लो होने देना है, ना कि उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, ना कि उसको स्टॉप करना है। दैट्स व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज बेटर देन द सीरीज, ओके। सो दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड, उनका फॉर्मूला ये हो जाएगा। आई होप ये आपको दोनों डेरिवेशन क्लियर हो गए हैं बेटा। सो नाउ अब देखेंगे हाउ आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड होम सीरीज और पैरेलल। ये सारे अप्लायंसेस आपके घर में हैं, होते ही हैं, ठीक है। टीवी, फ्रिज, एसी, फैन, यू कैन सी हियर, और वो सारे के सारे आपके मेन सप्लाई से कनेक्ट हैं, राइट। हैं हमारे बहुत हैवी हैं, मतलब दे आर टेकिंग, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप देख सकते हो ना बेटा कि ये सब कैसे कनेक्ट हैं, आपके सीरीज में कनेक्ट हैं, इनमें सेम करंट फ्लो होगी। What will happen if appliances are connected in series? So what happen जब ये इतने हैवी appliances हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब में सेम करंट फ्लो हो रही है, यानी कि जितनी फ्रिज, टीवी, तीनों अप्लायंसेस में सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो होगी तो हमारा हो जाएगा करंट का वेस्ट, राइट। जितनी जिसको रिक्वायर्ड है उतनी ना मिलके सभी को सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है। सो एक और ड्रॉबैक है, अगर हम सेम करंट सभी में फ्लो कराएंगे और कोई एक भी हमारा अप्लायंस में अगर हमने पावर को कट किया तो वो बाकी में भी पावर को कट कर देता है, राइट। इसलिए सीरीज जो कॉम्बिनेशन है उसको बेटर नहीं कहा गया, क्योंकि अगर एक अप्लायंस में पावर फॉल्ट आ गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वो बाकियों को भी डिस्टर्ब करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम अप्लायंसेस हमारे हमने पैरेलल कनेक्ट कर रखा है और करंट फ्लो कराते हैं तो ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। एक में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती किसी एक अप्लायंस में तो वो बाकी के पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करता। सपोज अगर हमने फर्स्ट वाले पार्ट में करंट के फ्लो को रोक दिया तो बाकी 2-3 अप्लायंसेस में करंट
का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, राइट. दैट्स वाई द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज बेटर देन द सीरीज. नाउ अब हाउ इज मीटर इट आवर होम कनेक्ट. आपने देखा होगा घर, जब आपके घर के मेन दरवाजे, मेन डोर के पास एक स्विच बोर्ड लगा होता है, बड़ा सा एक पावर बोर्ड लगा होता है, उसमें ये लगा होता है, दैट इज़ अ मीटर. मीटर का काम है रीडिंग करना पूरे घर की के अप्लाइंसेस में कितना क्या जा रहा है, और उसमें आपका जो मीटर होता है वो मेन सप्लाई सोर्स होता है. तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उसको हमेशा हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, राइट. कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में. तो ध्यान रखना है मीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में. ओके. सो बेसिकली अभी आपने देखा कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो हमारे घर के अप्लाइंसेस हैं वो हमारे कनेक्ट होते हैं पैरेलल. दैट विल बी द बेटर वे टू कनेक्ट दिस अप्लाइंसेस इन अ पैरेलल. Next, our topic is what is this? This is electric shock, right? इलेक्ट्रिक शॉक. अब आप देखेंगे जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, इस नेक्स्ट चैप्टर है बेसिकली, वो क्या है, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक. इन दिस चैप्टर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द हीटिंग इफेक्ट्स. तो करंट के जो आपके इफेक्ट्स हैं, फर्स्ट नंबर पे हीटिंग इफेक्ट, सेकंड पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स, एंड द थर्ड इज द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो आपने थोड़ा सा इसका स्लाइड आपने पढ़ा होगा, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन क्लास 8th. ओके. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे. एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके. व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यू कैन सी हियर, हीटिंग इफेक्ट से थोड़ा क्लियर भी हो रहा होगा. व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर और द मटेरियल, ये सारे अप्लाइंसेस आप देख रहे हो, थोड़े टाइम के बाद ये गर्म हो जाते हैं. आप आयरन करते हो, आप टीवी चलाओ, या कोई भी अप्लाइंसेस, जब आप थोड़े टाइम के बाद वो चलते चलते क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. तो दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक्चुअली होता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द कंडक्टर वायर, जिसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कोलिजन होता है. बिकॉज व्हेन यू जस्ट गिव सम एनर्जी, क्योंकि जैसे ही हमारा स्विच ऑन करते हैं, सारे एटम्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने लगते हैं, वो मूव करने लगते हैं. दैट मीन्स उसमें क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे ही हमने इनको स्विच ऑन किया, दे आर मूविंग फास्ट, एंड उनमें क्या हो रही है, देयर इज ए काइनेटिक एनर्जी. अब ये एनर्जी क्या हो रहा है, जैसे ही दे आर मूविंग फास्ट, दे आर कोलाइडिंग ईच अदर. व्हेन दीज एटम्स और द electrons collide each other, due to the collision of there is a loss in kinetic energy. कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं. अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका लॉस हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बाहर नहीं जा रही, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, राइट. तो ड्यू टू दिस एनर्जी का जो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और लॉस, ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाई, तो वो हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, राइट. आई होप ये क्लियर है आपको. दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ये जो लॉ है हीटिंग इफेक्ट का, ये किसने बताया, इसको आप लोग नाम देखा होगा, आपने लिखा होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, राइट. तो जूल्स ने लॉ की क्या दिया, उन्होंने बेसिकली ऑब्जर्व किया कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, ये जो हीट क्रिएट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है सर्किट में, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है. सबसे पहला फैक्टर है कि heat produced in the resistor is directly proportional to the square of the current, H proportional to I square, resistance and the time for which current flows through it. So you can see here, this is the circuit. ये जो जूल्स ने लॉ दिया कि ये जो फैक्टर्स हैं वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. कौन कौन से फैक्टर्स, क्योंकि ये लॉ लिखने को आएगा तो ध्यान रखना है आपको, स्टेटमेंट प्रॉपर लिखने होगा कि जूल्स स्टेट दैट the heat created by the circuit or the heat produced by the circuit is directly proportional to the square of the current,
टाइम, कितनी देर तक वो करंट फ्लो कर रही है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये स्टेटमेंट देने के बाद अब आपको उसको डिराइव करना होगा। चूँकि हम यहाँ पे एनर्जी का डेरिवेशन करने वाले हैं, इसलिए वी नीड सम टर्म्स जो रिलेटेड थे एनर्जी या वर्क डन से, राइट। स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ था, तो दीज आर द फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला। बेसिकली हम लोग एनर्जी को डिराइव करने वाले हैं, वर्क डन को डिराइव करने वाले हैं। तो वर्क डन हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ था, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमें अब ध्यान रखना है, क्योंकि हम करने वाले एनर्जी का डेरिवेशन, तो हमें ये फॉर्मूला जो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है वो लेके आना है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू बाय द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल। ये देखो, ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हुए थे, ठीक है। एनर्जी के टर्म्स में हमें डिराइव करना है, तो हम W को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, इज इक्वल टू वी क्यू, ओके। सो यू कैन सी हियर when we put the values into this, we will get this W is equal to I squared RT बोल लो, या फिर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बोलो। दोनों ही चीज़ें सेम है, क्योंकि H इज़ ए हीट एनर्जी और W इज़ ए एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, और एनर्जी और वर्क डन दोनों की हमने बोला था आपको SI यूनिट क्या होती है, जूल। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दोनों ही सेम है, ठीक है। अब हमारा हीटिंग इफेक्ट्स हो गया। हीटिंग इफेक्ट्स का जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, जो कि मैंने PDF में आपसे शेयर किए थे, करूँगी इस लास्ट एंड। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, इनसे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है या लो होता है। तो प्लीज़ इस थोड़े से 5-10 मिनट्स का जो आपका रह गया है लेक्चर, उसको ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक बल्ब, तो दिस इज द बल्ब, यू कैन सी हियर द फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन। कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं आपको। बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, हाई 3380। हालांकि ये वैल्यू दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हो, बट जस्ट कीप इन माइंड कि इनकेस अगर आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380, हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस क्या रखना है, हाई रखना है, ताकि उसमें प्रॉपर करंट हमारी फ्लो हो। एंड केमिकली इनएक्टिव जो हमारे इसके अंदर गैसेस भरी होती हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर जो गैसेस होती हैं, दैट इज नाइट्रोजन और आर्गन। तो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक बल्ब थ्योरी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन सभी के घर में होगा, सभी ने देखा होगा। अब इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो इसकी जो कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें जो हमारा ये इंसुलेटेड जो बॉडी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, इसका काम क्या है। सो वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लो बेटा। इंसुलेटेड मीका शीट लगी होती है, इंसुलेटेड, दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ध्यान देना, दिस इज। एंड द कॉइल जो ये हमारी लगी होती है कि स्ट्रिप जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, दिस इज द हाई रेजिस्टेंस टू it prevents the current from entering into the metal and thus protecting the user from getting electric shock. So this is basically this coil क्यों लगी होती है, this is the reason. And heavy metal block लगा होता है, when electric current pass through the coil it's get heated, ये जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि इसके आगे हमारी क्या लगी होती है, मिका शीट। So electric fuse. Now लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है बेटा, घर पे जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा होता है जस्ट फॉर टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट। उससे हमारे घर पे जो भी डिवाइसेस अप्लाइंसेस लगे होते हैं उनको वो सिक्योर करता है, सेफ करता है अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लाइंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ करंट, राइट। अचानक से करंट का एक्सेस आ जाना और हमारे अप्लायंस को डिस्टर्ब कर देना या ख़राब कर देना, उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या घरों में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, अब दिस इज़ द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द बेसिकली द रियल पिक्चर ऑफ द फ्यूज़। यू कैन सी हियर दिस इज़ अ प्रोकेन बॉडी, ये लगा होता है हमारा। एंड जो वायर लगा होता है वो है लेड एंड टिन का मेन। एंड
इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लो। अब देखिए, सपोज हमने एक टीवी लिया और हमारे मेन घर का जो हाई वोल्टेज सप्लाई जो सोर्स है वो हमारे किससे कनेक्टेड है, टीवी से। अब क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, अगर इन केस हमने क्या कर दिया, ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से 230 वोल्ट की सप्लाई से हमने यहाँ पे करंट को पास किया, राइट। ये देखिए, सो दिस इज़ द बेसिकली आपकी टीवी चल जाएगी 230 वोल्ट, जो इंडिया में हमारी जो वोल्टेज है दैट इज़ अराउंड 230 वोल्ट, ठीक है। सो प्रॉपर चल रही है। बट अब शॉर्ट सर्किट हो जाने का केस, शॉर्ट सर्किट का मतलब है बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब क्या हो रहा है, जितनी इसकी देखो बूम, यानी कि करंट आपने जितनी करंट की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा अगर आपने सर्किट से करंट को पास होने दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। आपने देखा था अभी ना कि अगर हम इस सर्किट से हाई अमाउंट, ये सी बाय दिस फ्यूज़ ये गया अब ये, राइट। लेकिन अगर हमारा फ्यूज़ एक्टिव है, सो यू कैन सी हियर यहाँ पे ब्रेक हो गया। अगेन एक बार फिर से देखना बेटा कि अगर घर पे आपका उस अप्लायंस से फ्यूज़ कनेक्ट है तो ये देखो ब्रेक, सो ये करंट को ब्रेक डाउन कर देता है, वो उस अप्लायंस तक पहुँचने नहीं देता है। फ्यूज़ का काम है प्रिवेंट करना सर्किट को फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट, ओके। सो दिस इज़ द फ्यूज़ बेसिकली। ये मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। वायर जो हमारा बना है लेड एंड टिन से, ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्यूज़ जो जनरली हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो हमारे फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी करंट को रखता है, दैट इज़ 1 एम्पियर 2 एम्पियर, सो यू कैन सी हियर, ओके। सो अब कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सबका एक कॉम्बिनेशन है। तो कुछ थ्योरी वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इस पीपीटी में मैंने रेडी किए हैं, जो आपको ध्यान से समझना है। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एलाई रेदर देन अ प्योर मेटल। ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें आंसर्स कैसे करना है वो एक बार आप ठीक से देख लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या कहीं नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रिक टोस्टर जो हमारे आयरन्स जो होते हैं वो बेसिकली एलॉयज है रेदर देन अ प्योर मेटल। हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ हायर देन अ प्योर मेटल। एलॉयज की जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है रेदर देन अ प्योर मेटल। एलॉयज हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट सो दे डोंट मेल्ट इजली। एलॉयज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई ही होता है ताकि वो जल्दी मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। डू नॉट ऑक्सीडाइज, यस, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज एज हाई टेम्परेचर एंड दिस कैन बी केप्ट रेड हॉट। सो बेसिकली ये जो आंसर है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, टोस्टर हो गया या आयरन हो गया, है ना, ये इन सबको क्या चाहिए, एक हाई बेसिकली रेजिस्टिविटी के अलॉयज चाहिए होते ताकि वो उसको प्रिवेंट कर सके, ओके। सो दिस इज द आंसर। Why does the cord of an electric heater not glow with high while the heating element does? So this is again the answer you can see here. ठीक है। सो किस तरह से आपको आंसर लिखना है, प्लीज़ इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं, ठीक है। टाइम बहुत कम है मेरे पास। नाउ द नेक्स्ट इज दिस इज़ द मीटर। आपने देखा होगा आपके घरों में, मैंने बताया कि मेन जो इलेक्ट्रिक पावर बोर्ड होता है वहाँ पे ये आपका मीटर लगा होता है, और इस मीटर में लिखा होता है kWh। दिस इज द इलेक्ट्रिक मीटर, और इस मीटर में क्या लगा होता है, kWh। व्हाट इज दिस kWh? kWh इज किलोवाट आर, किलोवाट आर। व्हाट इज दिस kWh? इज द किलोवाट आर। ये किलोवाट आर क्या है, ये किलोवाट आर उसमें क्यों लिखा होता है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी और द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपिएटेड। ध्यान से पढ़ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपिएटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी सर्किट में कितनी एनर्जी किस रेट से कंज्यूम की जा रही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि
अगर हम अपनी बात करते हैं, हम इतने पावरफुल हैं, हम इतने पावरफुल कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे की पावर को, तो हम बेसिकली किस चीज़ से करेंगे कि कितनी कम टाइम में कितना ज़्यादा काम किसने किया है वो ज़्यादा पावरफुल है, राइट। सपोज स्टेयर्स चढ़नी है तो कोई बच्चा एक स्टेयर्स सेम स्टेयर्स को चढ़ने में 10 मिनट्स लगाता है और कोई 2 मिनट में फटाफट दौड़ के गया। सो पावर को हम किससे कंपेयर करते हैं, टाइम से, रेट ऑफ, right? So work done upon time, so work done upon time, power is work done upon time, कम टाइम पे कितना ज़्यादा काम कर रहे हो, दैट इज़ द पावर ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। एनर्जी, ये जो KWH है दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी की यूनिट तो हमें पता थी क्या थी, जूल। अब पावर की यूनिट होती है वॉट। ध्यान रखना, पावर की यूनिट क्या है, वॉट। टाइम की यूनिट सेकेंड। बट चूंकि वॉट इनटू सेकेंड ये हमारे बिगर यूनिट्स के लिए नहीं, घर पे तो हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हमारी करंट यूज़ हो रही है ना, कंज्यूम हो रही है, तो हम उसके लिए बिगर यूनिट यूज़ करेंगे, यानी कि वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे और सेकेंड को आर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो यू कैन सी हियर, यस, एनर्जी कंज्यूम्ड इन बिगर यूनिट्स, सी किलोवाट इनटू आर, राइट, किलोवाट इनटू आर। अब किलोवाट आर को हमने ऐड कर लिया, दैट इज अ किलोवाट आर। एक यूनिट, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे घर में इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई, इतनी यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर। ओके, सो ध्यान रखना है बेटा। अब रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड SI यूनिट ऑफ वर्क ध्यान रखो, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता चल गया है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, आपको पता है KW को वॉट में कन्वर्ट करेंगे 1000 वॉट, आर को सेकेंड्स में करेंगे 3600, मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू विल गेट दिस वैल्यू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर किसी ने मिस कर दिया है तो इसको नोट डाउन कर लो, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक पावर, कि एक हीटर है जिसकी रेटिंग दी गई है 1000 वॉट, वोल्टेज दिया गया है, 2 घंटे डेली यूज़ किया जाता है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट फॉर 30 डेज, ठीक है, और आपको कितने रेट से, 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो ये जो आपको क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड, ध्यान रखना है बेटा कि जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आप पहले नोट डाउन कर लो। फॉर्मूला आपको पता ही है, पावर इज इक्वल टू क्या, वर्क डन अपॉन टाइम, तो आप लिख दोगे वर्क डन इज इक्वल टू पावर एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सारी यूनिट, चूंकि हम लोग बिगर यूनिट की बात कर रहे हैं तो बेटा वॉट को किलोवाट आवर में ही रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड जो आपकी निकल के आई दैट इज 2 किलोवाट आवर, कॉस्ट 3 रुपये, 3 रुपीज़ पर किलोवाट, तो फिर आपका 2 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 रुपीज़ पर डे। एक दिन का 6 रुपीज़ है तो 30 डेज़ का कितना हो जाएगा, 180, राइट। तो दिस काइंड ऑफ बेसिकली आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये मैंने बहुत ही एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपको कराया, बट ये सफिशिएंट नहीं होगा। अब हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिनिश हो चुका है और अब आपका टाइम है प्रैक्टिस करने का। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर भी कराए हुए हैं, इससे पहले और इससे पहले वाली लेक्चर 1 और 2 में, बट आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे पास, मैंने स्पेशली आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट PDF को प्रिपेयर किया है, जिसमें 101% उससे आपके इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओनली 50 to 60 क्वेश्चंस हैं इस PDF में, और आपको ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। जस्ट राइट द PDF in the comment section, or you can click the link on the description box. Just go to the description box and click the link given below and you will get this PDF. ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस रिवील्ड, ये PDF आपके लिए मैंने स्पेशली प्रिपेयर करी है।
उठ जाओ और इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और आज ही सारे क्वेश्चंस एक एक उसके सॉल्व कर डालो, क्योंकि आपके बोर्ड में इसी पीडीएफ से क्वेश्चंस आने वाले हैं फॉर श्योर। तो ध्यान रखना बेटा। थैंक यू सो मच। See you in the next class. Next topic is going to be, next chapter is going to be magnetic effects of electric current, or on your demand we can also conduct a practice session of this chapter in which you can ask some questions and we will discuss some numerical. Okay, so thank you so much. इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये पीडीएफ उन तक पहुंच जाए, क्योंकि ये बेसिकली बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई है ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।